तो ये आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि पॉज आता है, लेकिन ग्रेजुअल जो है वो रिस्पॉन्स रेट भी हाई हो रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल इंटरवल के का जो स्केड्यूल आपको उसका ग्राफ नजर आएगा। स्टेडी रिस्पॉन्सेज होंगे, पोस्ट इन्फोर्समेंट पॉजेज अगर आएंगी तो बहुत कम होगा, लेकिन जो इसकी वेरिएशन है या रिस्पॉन्स रेट है वो इंक्रीज स्टेडी होता रहता है। ठीक है, इतना क्विक नहीं होता जितना वेरिएबल रेशो का होता है, लेकिन स्टेडी रिस्पॉन्सेज प्रॉपर आते हैं वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज करने से। ठीक है। ओके, थिनिंग इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि थिक रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स तब यूज होते हैं जब स्केल अभी इनिशियल फेजेस में, अभी लर्न नहीं हुआ, बच्चे ने सीखा से नहीं। जाके छुट्टी एकदम से दिल को पड़ रही है वो। हाँ, वो वाली। ठीक है। सो थिक रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स तब होंगे जब हमने स्किल लर्न करवाना है, अभी बिल्कुल जीरो स्किल है। तो लर्न करवाना है तो थिक रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए, डेंस रीइंफोर्समेंट्स होने चाहिए। इसलिए हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट्स ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, या हम फिक्स रेशो यूज कर रहे होते हैं। जब स्केल लर्न हो जाता है फिर हम थिनिंग की तरफ आते हैं, स्केड्यूल्स को थिन करते हैं, मीन्स के रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज कम करते हैं। ठीक है। रेशो स्ट्रेन का एक इशू है। रेशो स्ट्रेन क्या है? रिजल्ट ऑफ अब्रप्ट इंक्रीजेस इन रेशो रिक्वायरमेंट। मीन्स के अगर हम एकदम से जो है रेशो बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि रिस्पॉन्स अमूमन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 4 रिस्पॉन्सेज तक आप डिले कर सकते हो रीइंफोर्समेंट को इन सम केसेस, लेकिन 4 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट की का अफेक्ट बहुत कम से कम होता जाता है अमूमन। ठीक है। तो रेशो स्ट्रेन यही होता है कि अगर आप रेशो बहुत हाई रखते हो, रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आप फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट देते हो तो रीइंफोर्समेंट मींस के रिस्पॉन्स एफर्ट्स बढ़ जाती हैं, रीइंफोर्समेंट की वैल्यू कम हो जाती है। जो मिस अरूज ने एक पॉइंट निकाला था रिस्पॉन्स एफर्ट का, तो रिस्पॉन्स एफर्ट ज्यादा हो जाती है क्योंकि अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मिलनी है। अब 7 रिस्पॉन्सेज की एक एफर्ट इतनी है जो कि रीइंफोर्समेंट को मैच नहीं कर रही ना, रीइंफोर्समेंट इतनी डेंस नहीं है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन हाई लो हो जाती है। ठीक है। तो जिससे रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, इसको हम रेशियो स्ट्रेन कहते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप जो है रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स अप्लाई करेंगे, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल, आपने ध्यान में रखना है कि रेशियो स्ट्रेन ना आए। अगर रिस्पॉन्स एफर्ट्स ज्यादा लगना शुरू होगी, रिस्पॉन्स रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है बच्चे का। ठीक है। उसको फिर आपने एडजस्ट करना होता है। अगर आपको फील भी होता है इन बिटवीन द सेशंस कि आपका रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स ठीक नहीं है, इसमें रिस्पॉन्स रेट कम होते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स के यहाँ पे रेशियो स्ट्रेन का इशू आ रहा है, तो आपको अपने रेशियो कम करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सेज की रीइंफोर्समेंट के लिए। schedules of differential reinforcement rates of responding provides an intervention for behavior, yeah exactly। तो वेरिएशंस ऑफ रेशियो स्केड्यूल्स अमूमन हम करते हैं, वेरिएशंस ऑफ बेसिक इंटरवेंशंस। अब वही बात आ जाती है स्टार्ट में कि शुरू में आपने रेशियो कम रखनी है। फॉर एग्जांपल हम 2 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट दें, कभी 3 के बाद दें। अगर आप एकदम से कभी 8 रिस्पॉन्सेज के बाद दे रहे हैं, कभी 9 के बाद, कभी 10 के बाद, कभी 7 के बाद, कभी 6 के बाद, तो वो उस तरह से वर्क नहीं करेगा, या रीइंफोर्समेंट को हम उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते रिस्पॉन्सेज लेने के लिए। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का भी यही मतलब होता है कि जब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना मैचिंग लॉ का, मैचिंग लॉ में क्या हमने पढ़ा था कि रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी जिस तरफ ज्यादा होगी तो रिस्पॉन्सेज उस तरफ ज्यादा जाएंगे। ठीक है। जब आप डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट यूज करते हो, जैसे आपने किसी और बिहेवियर को या रिस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने प्रॉब्लम बिहेवियर को डिक्रीज करना है, DRA जैसे हमने पढ़ा था।
आपने डीआर अप्लाई करना है तो प्रॉब्लम बिहेवियर से क्वांटिटी और क्वालिटी अगर वो 7 आउट ऑफ 10 मिल रही है, तो आपके यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो हाई 7 से ज्यादा नहीं होगी तब तक के वो एक शिफ्ट नहीं आएगा बिहेवियर में। ठीक है। तो इन सर व्हाट इज दैट डीआरए? सिचुएशन। हमने डीआरए आई डोंट थिंक सो पढ़ा है। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा, सॉरी। नहीं पढ़ा। पढ़ा। तो मैचिंग लॉ हमने पढ़ा है। यस सर, मैचिंग लॉ भी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था सर ना वेरी फर्स्ट। मैचिंग लॉ में कि रीइंफोर्समेंट जिस साइड पे ज्यादा होती है, जहां से ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, वही रिस्पॉन्सेज ज्यादा आकर होते हैं। ठीक है, उस तरफ बिहेवियर का झुकाव ज्यादा होता है। ठीक है। सो जब हम डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल इतना थिक होना चाहिए कि उसमें रीइंफोर्समेंट ज्यादा, गुड बिहेवियर्स के ऊपर रीइंफोर्समेंट ज्यादा, क्वांटिटी और क्वालिटी निस्बतन बैड बिहेवियर्स के। अब जैसे बच्चे की क्राइंग आ रही है एस्केप के लिए, तो हम उसको ब्रेक वर्ड सिखा रहे हैं कि से ब्रेक टू गेट द ब्रेक इंस्टेड ऑफ क्राइंग। तो आपको ब्रेक वर्ड पे ज्यादा रीइंफोर्समेंट बच्चे को देनी है इंस्टेड ऑफ क्राइंग। ठीक है। तो एस्केप ब्रेक पे फौरन आपको देनी ही पड़ेगी, और वो एक लॉन्ग अच्छी खासी ब्रेक होनी चाहिए, ताकि बच्चे का शिफ्ट क्राइंग से सेइंग ब्रेक या ब्रेक कार्ड यूज करने पे ज्यादा वो एक शिफ्ट आए बच्चे के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, या फिर नहीं समझ आ रही? आ गई है सर सर। ठीक है। सर ओके, सो आई थिंक सो ये डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट के लिए ही रख लें, क्योंकि अभी हद तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है। सो अब जैसे डीआरएल आप लोगों को नहीं पता, तो जब हम डीआरएल पढ़ेंगे या डीआर ए पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इन स्केड्यूल्स को उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी, आई डोंट वांट कि आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो इस चीज की। तो इनको हम उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल को, बिहेवियरल कंट्रास्ट को, मैचिंग लॉ को, और उस सारे पॉइंट्स को जब हम डीआर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। स्केड्यूल ऑफ रीड। सर एक चीज मैंने पूछनी थी, जो पीछे आप ग्राफ्स दिखा रहे थे, इनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे? एग्जैक्ट। ऐसे बनेंगे स्कैलप्स के साथ या ब्रेक्स के साथ, या यस। स्टेडी लाइंस? यस, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। लाइक हम अपना रिस्पॉन्स और टाइम निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसको हाईलाइट करेंगे कि कहाँ कहाँ रीइंफोर्समेंट दी जा रही है। ठीक है, लेकिन जो भी हम इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरह का ग्राफ, जैसे फिक्स इंटरवल, ये जो आपने स्केड्यूल इफेक्ट है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, एग्जैक्टली। ओके ठीक है। सर ये ग्राफ हमने कहाँ पे मतलब शो करने हैं? जो हमने डाटा लिया है उसके साथ ही हम इसको शो करेंगे, या उसके रिस्पॉन्सेज में या कॉन्सिक्वेंसेज में? आपने जो है ग्राफ अपने लिए बनवाते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट से। जब भी बिहेवियर थेरेपिस्ट वर्क करते हैं ना, डीटीटी ट्रायल्स लेगा, आपने उसको बताना है कि आपने इस डेटा के ग्राफ भी बनाना है। ठीक है। उसी डेटा शीट के ऊपर जो मैंने आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों को दिखाई है नहीं डीटीटी की डेटा शीट, बट उसी डेटा शीट के नीचे जो है ना एक ग्राफ की स्पेस बनी होती है। तो थेरेपिस्ट क्या कर रहा होता है, वहीं पे अपने हाथ से ग्राफ एक डिजाइन कर रहा होता है, बना रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आज अगर रिस्पॉन्स रेट जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज थे वो 80% थे, तो आप ग्राफ ड्रा करोगे, ओके, आज की डेट में 80% तक आप लाइन खींच देते हो। ठीक है। फिर कल जो होगा 60% था, तो आप वहीं से ग्राफ स्टार्ट करोगे, आप 80 से नीचे लेके आओगे 60 पर। नीचे डेट्स लिखी होगी कि सेकंड सेशन है, सेकंड सेशन जो है वो 80 से 60 पे आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है। इसी तरह से ये वाले जो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल के ग्राफ होते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं कि रीइंफोर्समेंट पहली जो है वो 4 रिस्पॉन्सेज के बाद 4 रिस्पॉन्सेज पे रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स रेट इतना रहा है, परसेंटेज जो है
वो ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज निकल आती है। जब आप परसेंटेज अपने ग्राफ, जब हम डेटा एंट्री सीखेंगे ना, उसमें हम ये ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। अभी भी कंफ्यूज ना हो, ग्राफ को छोड़ दें आप। इसको तो हम डिटेल से पढ़ेंगे ना, ये तो अभी हाँ, ये पढ़ना है अभी हमने हमने। पढ़ने हैं, अभी हमने डेटा एंट्री सीखी वो नहीं, सही है वो आगे जाके सर। आएगी। क्लास क्लास अब खत्म ना करें? क्लास को हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ्स वगैरह है, थैंक यू। इसको जस्ट इतना माइंड में रखें कि शेप इस तरह की होती है ग्राफ की। फिर जब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, उस टाइम पे जो है ना, इन चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सर हमेशा ऐसी ही होती है या बच्चे बच्चे का फर्क भी हो सकता है? नहीं नहीं, हमेशा ये ऐसी। तो एक वो, ठीक। अगर आप सर सेम लास्ट प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं ना रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स के, तो ग्राफ इसी तरह का बनेगा, फिक्स्ड इंटरवल का भी इसी तरह का बनेगा, सही है। और वेरिएबल ओके। इंटरवल का जो था वो वैसे ही बनेगा, ठीक है। शेप यही निकलेगी ग्राफ से, ठीक है। सर आप डीटीडी ट्रायल की जो डाटा शीट अभी शेयर करेंगे या बाद में करेंगे? वो मैं आप लोगों के साथ अभी भी शेयर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस डेटा शीट में जो है वो ग्राफ नहीं एडेड ना, हम ग्राफ सेपरेटली बना रहे हैं। ठीक है सर, ग्राफ पेपर अलहदा से होगा ना? हाँ, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डेटा का सैंपल ना, जस्ट अ सेकेंड। जो डीटीटी के हम ग्राफ्स बना रहे हैं वो इस तरह से होता है कि एक्सेल शीट में हमने ये शीट्स बनाई हैं। जब इसमें डेटा एंटर होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है नीचे ग्राफ्स बन जाते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ग्राफ बनाने सीखेंगे डेटा एंट्री वाली क्लास में, ठीक है। सो वो आपके मिड के एग्जाम के कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है, कोर्स वर्क में। सर हमारे मिड के एग्जाम्स कब होने हैं? आपके इंशाल्लाह जो है कोर्स हमारा कब स्टार्ट हुआ था ये? नवंबर में सर। नवंबर में क्लास हुई थी, बस था दिसंबर से ऑनवर्ड्स। दिसंबर से हमारी क्लास, लास्ट। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होंगे इंशाल्लाह। मिड्स आपके मई में होंगे। सर हमारी तैयारी हो जाएगी। हो जाएगी इंशाल्लाह, हो जाएगी। बस इन चीजों को आप जहन में रखा करें, जब आप पढ़ते हैं ना, इसको एक बार रिवाइज भी कर लिया करें, तो ये जहन में बैठ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ साथ किया करें। अभी जैसे हमारा ये मॉड्यूल खत्म होगा ना, इसके बाद हम लोग जो है एक टेस्ट करेंगे मॉड्यूल खत्म होने के बाद। अभी तो वीकली क्विजेज नहीं हो रहे, तो मैंने मॉड्यूल वाइज क्विजेज रख लिए हैं। तो आपका ये मॉड्यूल खत्म होगा फेब के एंड में, तो हम मार्च के फर्स्ट वीक में ही इसका एक टेस्ट रख लेंगे। जो मार्च की क्लास हमने स्टार्ट करनी है ना, उस क्लास से पहले एक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े होंगे, वो सारे उस एमसीक्यू टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे। फिर उस पे आप अपने आप को इम्प्रूव करें और सेल्फ स्टडी करके, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। आपसे सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। सर कुछ टॉपिक जैसे लास्ट टाइम हमारा हम कर रहे थे नेगेटिव पनिशमेंट कर रहे थे, जिसके थोड़ी सी कुछ चीजें रह जाती है ना। तो फिर वो जो अगर रह जाता है तो फिर हम नए क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वो कोई मसला तो नहीं है, मतलब फिर हम खुद पढ़ेंगे, क्या होता है फिर वो? हमारा लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं रहा था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वो हमारा रह गया था, हम कर रहे थे, दो तीन चीजें आई थिंक रह गई थी, कुछ पॉइंट्स ना पनिशमेंट वाले के, नेगेटिव टाइप्स हम कर रहे थे ना। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। तो इस तरह, और मैं अभी मॉडल देख रही थी, तो हमारा आई थिंक थर्ड क्लास में हमने वो करनी थी, कुछ और टॉपिक था, तो ये तो फोर्थ क्लास का टॉपिक था हमने जो पढ़ा है अभी। उसमें नहीं, एमओ बेसिकली, इसमें टॉपिक्स में कंफ्यूज ना हो। उसमें ना अच्छा अच्छा मदद करता है कि आपके टॉपिक सारे कवर हो जाए। उसमें एमओज, अच्छा। एमओज पढ़ने हैं ना हमने। फोर्थ क्लास में हम एम सही। पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।
सही है जी। तो ये ठीक। नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट में से अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है ना, उसको रिवाइज करें आप लोग। जी जी। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो वो फिर हम फोर्थ क्लास में हम उसको एंड करके ही खत्म करेंगे क्लास को। ठीक है, सही है। इंशाल्लाह। जो एग्जाम्स की तैयारी आप कह रहे थे, ये हम सिर्फ आपकी वीडियोस देखें या कुछ और भी है, कोई मॉक एग्जाम्स वगैरह भी देखें हम मॉक इसमें? एग्जाम बहुत जरूरी है। मॉक एग्जाम बहुत जरूरी है। ये लेक्चर जो हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम चीजें हम कवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें जब हम एग्जाम में आते हैं ना, तो एग्जाम में वो चीजें डिफरेंट तरीके से पूछी होती हैं। जब ये मॉड्यूल के एग्जाम इसलिए मैंने इसी तरह से डिजाइन करूंगा जिस तरह से रियल एग्जाम होता है आईबीए का। ठीक है, तो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जी सर। सर मॉक एग्जाम के अलावा भी कुछ बता दें तो। मॉक एग्जाम के अलावा पास द बिग एबीए आप लोग स्टडी करें। पास द बिग एबीए, इसी तरह से कूपर को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, वो काफी लेंथी है। लेकिन पास द बिग एबीए मेरी रिकमेंडेशन है, वो आप लोग कर सकते हैं। ये टॉपिक्स जो है वो पास द बिग सर एबीए। पास द बिग एबीए में से एग्जाम बनाएंगे? आपका जो पास द बिग एबीए में से एग्जाम नहीं होगा, आपका जो कोर्स वर्क अभी मॉड्यूल्स हम पढ़ रहे हैं ना, आपका एग्जाम इसी में से होगा। जी जी। ठीक है, जो मॉड्यूल्स ओके हम पढ़ रहे ओके। हैं ना अभी, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस बुक मैंने आपको कहा कि वो आप रीड कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हमने पास द मॉड्यूल बिग में एबीए। इंक्लूडेड है ना, जस्ट आपने उसी तक लिमिटेड रहना है। आपके कोर्स वर्क में ये मॉड्यूल, ये बस यही इंक्लूडेड है। ठीक है। ओके ओके सर फॉर ठीक है सर। एग्जाम्पल, अगर हम आपकी क्लास जो लेक्चर्स होते हैं इसको हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें और मॉक एग्जाम की प्रैक्टिस करें, अगर किसी बुक के साथ कंफ्यूजन ना हो, तो इज दैट फाइन? You'll यानी pass। बुक को हमने लाजमी पढ़। नहीं नहीं नहीं, बुक पढ़ना लाजमी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो यू कैन पास द लाइक अगर आपका लेक्चर एग्जाम। आपका लेक्चर प्रॉपरली ले लिया है, अपने कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल जैसे आप बताते हैं उसको सुन लिया है, और उसके बाद हम मॉक एग्जाम्स प्रैक्टिस करें, इज दैट फाइन? यस, इट्स फाइन। ठीक है। सर ये एग्जाम का लेआउट जोन सा है, जो जो टॉपिक्स आएंगे, क्या इज इट पॉसिबल कि आप वो बना के हमें एक भेज दें लेआउट इसका, जिस तरह से आपने ये फेब्रवरी का मॉड्यूल भेजा है ना, हम्म। इसी तरीके से अगर मई में जो एग्जाम होने हैं उसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे, ताकि अभी से हम वैसे ही प्रिपरेशंस अपनी स्टार्ट करें उन टॉपिक्स पे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी, और कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, उसको तो मैं इस अभी, वजह से मैं कह रही। मिस अलीना, मैं अभी जो मॉड्यूल डिजाइन कर रहा हूँ ना, वो उसी तरीके से है कि हम मैक्सिमम चीजें उसमें कवर कर लें। ठीक है। जो मैं पहले ठीक कह है, रहा था ना कि सही कुछ है, चीजें हम मिड के लिए रख लें, कुछ फाइनल के लिए रख लें, कॉम्प्लेक्स चीजें। अब मैंने ये किया कि सही मॉड्यूल है, सही में है। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया उसी के डेप्थ हम जाएंगे। डिफरेंट उसकी वेरिएशंस अगर हम ओके, डिस्कस होंगे मॉड्यूल में। ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलें, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए ये ज़रूर अपना रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल को और स्टडी करें। इसके अलावा जो है ग्रुप कॉन्टिजेंसीज भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो उसका स्केड्यूल के साथ लिंक नहीं है, जस्ट वो स्केड्यूल्स में ग्रुप कॉन्टिजेंसीज यूज होती हैं। मतलब कि दो दो, एक एक कॉन्टिजेंसी में दो दो स्केड्यूल्स यूज हो रहे हैं। वो बात की बात है। अगर आप पढ़ो कोई बुक तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपने यही पढ़ने जो मैंने अभी पढ़ा दिए, इससे और ज्यादा कोई चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ने। ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, टेक केयर।